हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन को किस प्रकार तैयार करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, कुछ के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 3 को किस प्रकार तैयार करें। इस चैप्टर में जो सिलेबस है उस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स को रखा गया है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो जो मॉडिफाई हुआ है वो सही तरीके से मॉडिफाई नहीं हुआ है, उसको कम सिलेबस में से हटा लिया गया है। डेनियल सेल को हटा लिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल का विद्युत वाहक बल और मानक विद्युत वाहक बल और सेल के मानक विद्युत वाहक बल का जो मापन है उसको सिलेबस में दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेनियल सेल को पढ़े बगैर, विद्युत रासायनिक सेल को पढ़े बगैर हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी बात जचती नहीं है। इसलिए बच्चों, डेनियल सेल हटाया तो गया है, विद्युत रासायनिक सेल हटाया तो गया है, डेनियल सेल हटाया तो गया है। निश्चित रूप से परीक्षा में तो प्रश्न नहीं आएगा इस टॉपिक से, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए आपको विद्युत रासायनिक सेल, जिसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल, को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, अर्थात कौन कौन से टॉपिक्स को अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्क्रीन पे आप देखिएगा, पहला जो टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना, विद्युत अपघट्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपको प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोलराउस का जो नियम है वो हमारे सिलेबस में है, और कोलराउस के नियम में विद्युत अपघट्यों का उपयोग होता है। इसलिए को समझने में दिक्कत महसूस नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से आपको विद्युत अपघट्य वाला टॉपिक छोड़ देना है, लेकिन कोलराउस के नियम को समझने के लिए एक बार उसको पढ़कर देख लेना है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आपको विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसको नहीं पढ़ना। फैराडे के जो नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 2 नियम है फैराडे के, उन दोनों को आपको नहीं पढ़ना, और उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी अब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। विद्युत अपघटनी सेल आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल आपको नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बात कर रहा हूँ। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना है। विद्युत रासायनिक सेल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डेनियल सेल में से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके सिलेबस में है। उनको समझने के लिए आपको डेनियल सेल और विद्युत रासायनिक सेल की जो जनरल जानकारी है वो होनी चाहिए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल भी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं बच्चों? शुष्क सेल आता है और मरकरी सेल आता है, यानी शुष्क सेल और मरकरी सेल को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुष्क सेल को हम लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल में जो सेल आते हैं जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? एक तो है सीसा संचयक सेल, तो सीसा संचयक सेल आपको नहीं पढ़ना, और एक है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल भी आपको नहीं पढ़ना। और 7वां जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में से हटाया गया है इस चैप्टर में से, वो है ईंधन सेल।
नहीं पढ़ना, विद्युत अपघटन व फैराडे के नियम नहीं पढ़ने, विद्युत अपघटन सेल आपको नहीं पढ़ना, विद्युत रासायनिक सेल और डेनियल सेल आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि आपको इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम की दृष्टि से इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल आपको नहीं पढ़ने और ईंधन सेल भी आपको नहीं पढ़ना। अब पढ़ना क्या है वो देखो। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा है इसमें नंबर 1 लगा के लिख दिया है मैंने दोनों को, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन दोनों को पढ़ना है, ठीक है। अब इनको पढ़ने के लिए डेनियल सेल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेनियल सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए डेनियल सेल को सिर्फ इसलिए पढ़ना है ताकि ये समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव से ही आएगा। सेल का विद्युत वाहक बल आपको पढ़ना है, मानक विद्युत वाहक बल आपको पढ़ना है और इसका मापन किस प्रकार किया जाता है मैंने आपको बताया था। मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करते हुए इनका मापन करते हैं, इसका मापन करते हैं, तो मानक वेस्टर्न सेल भी आपको पढ़ना है। विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध आपको पढ़ना है। नए समीकरण आपको पढ़नी है। विद्युत रासायनिक सेल में इसका क्या संबंध होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने नए समीकरण पर आधारित, वो न्यूमेरिकल्स ही आपको सॉल्व करने हैं इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। चालकत्व पढ़ना है, विशिष्ट चालकता पढ़नी है। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है, ठीक है। इसको ये चालकता नहीं है, इसको चालकत्व आप कर लीजिएगा। विशिष्ट चालकत्व और चालकता एक ही बात होती है, ठीक है। ये विशिष्ट चालकता जो लिखा हुआ है उसको विशिष्ट चालकत्व पढ़ना है। मोलर चालकता आपको था। तनुता जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे चालकता में क्या आती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित कुल आयनों की संख्या में कमी आती है, तो ये आपको पढ़ना है। कोलराउस का नियम आपको पढ़ना है और संक्षारण और बचाव के उपाय आपको पढ़ने हैं। मतलब लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है ना उसको आपको पढ़ना है। ईंधन सेल आपको नहीं पढ़ना और सेल आपको कोई से भी नहीं पढ़ने। सेल तो सारी हटा लिए, ठीक है। शुष्क सेल हटा लिया, मरकरी सेल हटा लिया सिलेबस में से, सीसा संचयक सेल हटा लिया और जो अपना निकल कैडमियम सेल है उसको भी हटा लिया, ठीक है। ईंधन सेल को भी हटा लिया। सिर्फ क्या रखा है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। और मैं आपको कह रहा हूँ इस बार लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है ना उसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिएगा अब अपन चैप्टर को देख लेते हैं। चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये वाले नोट्स ही काम में लिए थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। परिभाषा वगैरह आपको पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको चैप्टर के बारे में जानकारी हो जाए, ठीक है। फिर विद्युत रसायन के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, मैंने आपको बताया था। एक विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, एक रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उस सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसको सिलेबस में से हटा लिया गया है, इसको नहीं पढ़ना, फैराडे के नियम नहीं पढ़ने। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, इसको भी सिलेबस में से हटा लिया गया है, ठीक है। इसको भी नहीं पढ़ना। सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, बाकी एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। विद्युत अपघटय को सिलेबस में से हटा लिया गया है तो अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटय भी नहीं पढ़ने क्योंकि वो विद्युत अपघटय के ही प्रकार है। चालक वगैरह आपको नहीं पढ़ विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। इसको तो हटा ही लिया गया है, ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं उनको भी अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए, तो ये नहीं पढ़ना, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, नहीं पढ़ना इनको, ठीक है। चलेगा, ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको कुछ नहीं पढ़ने, ठीक है। ये फैराडे का द्वितीय नियम आ गया, ये भी आपको नहीं पढ़ना, इस भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इस पर भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको अब सॉल्व नहीं करना है। विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चालकत्व सिलेबस में अपने चालकत्व आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखिएगा चालकता या विशिष्ट चालकत्व आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस में अभी आपके
ठीक है। ये जो सेल स्थिरांक वगैरह है, ये चालकता का सूत्र ही आपको पढ़ना है, कापा बराबर 1/r गुणा L/A, ठीक है। चालकता या विशिष्ट चालकत्व का मात्रक आपको पढ़ना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, सेल स्थिरांक भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये काम में आता है किसमें, ये जो चालकता या विशिष्ट चालकत्व का जो टॉपिक है इसमें सेल स्थिरांक होता है, इसलिए आपको सेल स्थिरांक भी पढ़ना है। आगे चलते हैं, तुल्यांकी चालकता आपको नहीं पढ़नी, मोलर चालकता पढ़नी है आपको, तुल्यांकी चालकता नहीं पढ़नी। तुल्यांकी चालकता का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मोलर चालकता आपके सिलेबस में है, मोलर चालकता आपके सिलेबस में है। करने हैं भैया, ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है, ये भी करना है, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल्स किस पर आधारित है, मोलर चालकता पर। मोलर चालकता आपके सिलेबस में है, जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, मोलर चालकता आपके सिलेबस में है। इसके बाद आगे चलते हैं, विद्युत अपघटनीय विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों में आपको केवल एक ही कारक पढ़ना है, वो कौन सा है, चालकता पर तनुता का प्रभाव, ठीक है। सिलेबस में ये जो टॉपिक है वो आपको दूसरे नाम से मिलेगा, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। तो सांद्रता का जो प्रभाव होगा उसका विपरीत प्रभाव किसका होगा, तनुता का, क्योंकि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तनुता पर चालकता पर तनुता का प्रभाव, ठीक है। ये नहीं पढ़ना आपको, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव पढ़ने की आवश्यकता है भैया, आएगा, ये पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि मोलर चालकता आपके सिलेबस में है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो डी/हक्कल-ओंसाकर समीकरण है इसको भी आपको पढ़ना है, ताकि आपके कोलराउस का नियम समझ में आ जाए, ठीक है। कोलराउस का जो नियम है वो आपके सिलेबस में है, तो इसको तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। कोलराउस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कोलराउस का नियम अगर सिलेबस में है तो कोलराउस के नियम के पढ़ना शुरू करना है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, डेनियल सेल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन जनरल जानकारी आपको इस टॉपिक की रखनी है। क्यों, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव जो है वो हमारे सिलेबस में है, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारे सिलेबस में है। तो इन दोनों को समझने के लिए आपको विद्युत रासायनिक सेल की जानकारी होनी चाहिए। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है, और इसका उदाहरण क्या है, डेनियल सेल। अब डेनियल सेल में आपको केवल इसकी जो बनावट है ना उसको पढ़ लेना है, ठीक है। जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में होती है, कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में होती है। दोनों को बाई परिपथ में वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, और दोनों बीकर के विलयनों को किससे जोड़ देते हैं, लवण सेतु से, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। डेनियल सेल की कार्यविधि आपको एक नज़र इस पे मार लेनी है, ठीक है। अब आपको ये प्रदर्शन जो है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेनियल सेल में विद्युत धारा की दिशा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लवण सेतु आप छोड़ दीजिएगा, लवण सेतु के कार्य आप छोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रोड विभव दो टाइप का होता है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, इसको आपको पढ़ना है। सेल विभव आपको पढ़ना है, ठीक है। सेल विभव को हम सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पढ़ना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार आपको पढ़ने हैं। मानक
में अंतर, इसको भी आपको पढ़ना है। ये अंतर जो है वो आप याद कर लीजिएगा। संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव आपके सिलेबस में है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ भैया मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो तरीके से नहीं किए गए, फिर भी हमें पढ़ना तो है ही। जिन्होंने भी इस सिलेबस को मॉडिफाई किया है उनकी बात हमें माननी है, राजस्थान बोर्ड की हमें बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसकी यदि हम बात करें तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके सिलेबस में है भैया, और ये जो सारणी है ना वो मानक इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित है, तो ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत रासायनिक सेल विभव में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में जो संबंध होता है ये आपके सिलेबस में है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा आपको पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद में नए समीकरण तो आपको पढ़नी ही है। ये जो संबंध है ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है, मतलब आपको यहाँ से शुरू करना है पढ़ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा से पढ़ना शुरू करना है। आपको पढ़नी है, नए समीकरण आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये जो साम स्थिरांक के AQ की गणना, इसको छोड़ देना, आप इसको नहीं पढ़ना, नए समीकरण पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद में सेल का विद्युत वाहक बल का मापन आपको पढ़ना है। ये मानक वेस्टर्न सेल जो है ये आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। पोंगेडार्फ संपूरक सिद्धांत आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बैटरियाँ जो है उनको आपको नहीं पढ़ना, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी आपके सिलेबस में से हटा ली गई है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ नहीं पढ़ना, ये ईंधन सेल भी आपको नहीं पढ़ना। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है संचारण। इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है संचारण, वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेना और बचाव के उपाय भी आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।